नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज हम लोग इटली का वर्ल्ड हिस्ट्री में इटली का एकीकरण देखेंगे। पहले की वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति के कारणों का विवेचन किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इटली के एकीकरण। देखिए, आल्प्स पर्वत एवं भूमध्य सागर के बीच अवस्थित तथा सामंतीय शक्तियों में बटा 19वीं शताब्दी का इटली कोई राष्ट्र नहीं वरन भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। इसमें मैजनी, गैरिबल्डी और काबू जैसे युग नेतृत्व ने विभिन्न चरणों के माध्यम से एक संगठित राष्ट्र बनाया। इटली के एकीकरण का पहला चरण है। इटली के बीपीएससी में ये तो पूछता है कि इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण या मैजनी, गैरिबल्डी और काबूल का योगदान। तो हमने प्रयास किया है कि इसको जो भी 4-5 चरण हैं उसमें सबका अलग अलग योगदान दर्शाया गया है। अगर प्रश्न आता है कि मैजनी, गैरिबल्डी और काबूल के योगदानों को विवेचना कीजिए तो आप चरण नहीं लिख करके वहाँ पे मैजनी का योगदान, गैरिबल्डी का योगदान, काबूल का योगदान इत्यादि लिख करके उसको आप विस्तृत रूप से वर्णन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला चरण हम देखते हैं। इसमें है कि 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप के साथ इटली पर भी पड़ा। इसके बाद एक कार्बोनरी संस्था बनती है। ये संस्था में वे लोग हैं जो कोयले के खदान में कार्य कर रहे होते हैं तथा वे मजदूर लोग होते हैं। इसमें एक मैजनी नाम का व्यक्ति भी कार्य कर रहा होता है। इस कोयले की खदान में एक मैजनी नाम का व्यक्ति भी कार्य कर रहा होता है जो वहाँ का मजदूरों का लीडर होता है तथा उसने एक यंग इटली की स्थापना करता है जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीयता की भावना को पनपाना। उसका विचार था कि एकीकरण हेतु 2 चीज़ों की नितांत आवश्यकता है। पहली है शिक्षा, दूसरा विद्रोह। उसका कहना था यदि बदलाव या क्रांति लानी है तो नेतृत्व युवाओं को सौंप दिया जाए क्योंकि उनके हृदय में असीम शक्ति होती है। तब सर्डिनिया और पिडमांट के राजा अल्बर्ट इटली के एकीकरण के लिए आगे आते हैं और क्रांति कर देते हैं जिसे ऑस्ट्रिया द्वारा दबा दिया जाता है। तब एक बात स्पष्ट होती है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख बाधक ऑस्ट्रिया है। मैजनी का योगदान इस बात में नहीं है कि वह क्या कर पाया, बल्कि इस बात में है कि उसने इटली वासियों में एक ऐसी भावना को जन्म दिया जो राष्ट्र के एकीकरण को संभव बनाया। उसने यह विश्वास जगा दिया कि इटली एक हो सकता है। द्वितीय चरण। अल्बर्ट के बाद सर्डिनिया का राजा उसका बेटा एमनुएल बनता है। वित्त मंत्री के रूप में काबूल भी पदभार ग्रहण करता है जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनता है। काबूल एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसका मानना था कि बिना विदेशी सहायता के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इस एकीकरण के मुद्दे को वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना देना चाहता था। इसी बीच रूस और तुर्की के बीच क्रीमिया का युद्ध 1854 में होता है। तुर्की का साथ देने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड आगे आते हैं। काबूल ने भी अपनी चतुर और कूटनीतिक चाल के माध्यम से अपनी सेना को फ्रांस की सहायता के लिए भेज देता है। फलतः तुर्की विजयी होता है। इस विजयी के उपरांत पेरिस में एक भव्य सम्मेलन होता है जिसमें काबूल को भी सादर आमंत्रित किया जाता है। काबूल ने बड़ी कुशलता से इटली के एकीकरण का मुद्दा वहां उठा देता है जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, तुर्की जैसे अन्य देश भी शामिल थे। तब यह मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। फलतः काबूल फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त करने में सफल हो जाता है क्योंकि उस समय फ्रांस एक का स्थान यूरोप में उच्च दर्जे का था। इसके बाद सर्डिनिया और फ्रांस के बीच प्लम्बियर्स की संधि होती है जिसमें काबूल सेवाय और नीस राज्य को फ्रांस के नेपोलियन III को देकर उससे ऑस्ट्रिया शासित क्षेत्र लुम्बार्डी और वेनेशिया को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए सहायता की मांग करता है। फ्रांस और सर्डिनिया की संयुक्त सेना
तैयार होती है। लेकिन यहाँ भी काबुल ने कूटनीतिक चाल चला तथा पहले हमले के पक्ष में नहीं रहा। वह सर्डिनिया और पिटवांट के अखबारों में ऑस्ट्रेलिया की कटु आलोचना करने लगता है। तब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने आग बबूला होकर पिटवांट पर हमला कर देता है। यही स्थिति की ताक में काबुल बैठा हुआ था। उसकी संयुक्त सेना ऑस्ट्रेलिया को मुंहतोड़ जवाब देती है और लुम्बार्डी पर कब्जा कर लेती है। दूसरी तरफ यूरोप के अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया की छवि धूमिल होती है, क्योंकि उसने मात्र एक पेपर के माध्यम से जिसकी कटी आलोचना की गई थी, उसी के बाद उसने इटली, सर्डिनिया और पिटवांट पे हमला करता है, जिससे उसकी जो छवि थी वो धूमिल होती है। वेनेसिया पर संयुक्त सेना हमला करने वाली ही थी कि फ्रांस अपनी सेना को वापस बुला लेता है। इस प्रकार काबुल का सपना अधूरा हो जाता है। इस प्रकार वहाँ के लोगों ने कहा कि हम जैसे ही जीत का प्याला अपने होठों से लगाने वाले थे कि प्याला टूट करके चूर चूर हो गया तथा केवल लंबाडी पर ही कब्जा हुआ। तृतीय चरण। इसी बीच इटली के बीच वाले राज्य परमा, मेडोना, टस्कनी में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होने लगती है। वहाँ विद्रोह होने लगते हैं। लोगों के उग्र स्वभाव से वहाँ के शासक भाग जाते हैं। वहाँ पर एक अस्थायी सरकार बना दी जाती है। ये अस्थायी सरकार सर्डिनिया के सरकार से आग्रह करती है कि वे इन राज्यों को इटली में मिला ले। तब इन राज्यों को काबुल ने फ्रांस की अनुमति लेकर इटली में मिला लेता है। चतुर्थ चरण। मेजिनी जो यंग इटली की स्थापना की थी, उसी का एक सदस्य रहता है गैरिबाल्डी, जो नीस का निवासी था। वह एक क्रांतिकारी योद्धा था तथा इटली के एकीकरण के पक्षधर था। उसने काउंट काबुल की सहायता से अपने नौजवानों की एक टुकड़ी, जिसमें रेड शर्ट्स कहा जाता है, को साथ लेकर दक्षिण के राज्यों पर हमला कर दिया। गैरिबाल्डी के 3 माह के प्रयासों के बाद सिसिली पर अधिकार हो गया। नेपल्स, सिसिली तथा पोप के प्रदेशों को जनमत संग्रह द्वारा सर्डिनिया में मिला लिया जाता है। 5वां चरण। उसके बाद काबुल की मृत्यु हो जाती है। जर्मनी में भी एकीकरण की सुबुगाहट रहती है। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया मुख्य बाधक रहता है। जर्मनी और इटली में समझौता होता है। सेना के सहयोग देने पर विजय के उपरांत वेनेसिया राज्य को इटली को दे दिया जाएगा, ऐसे एक समझौता होता है। 1866 ईस्वी में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की हार होती है। वह सेडवा का युद्ध से जाना जाता है। समझौता अनुसार वेनेसिया पर इटली का अधिकार हो जाता है। अब केवल रोम का ही विलय बचा था। इसी बीच 1870 ईस्वी में जर्मनी और फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध होता है। फ्रांस की जो सेना रोम में थी उसे भी बुला लेता है। इसी सुनहरी घड़ी को सर्डिनिया सरकार का इंतजार था। वह रोम पर आक्रमण कर इटली में मिला लेता है। 1871 ईस्वी में रोम स्वतंत्र इटली की राजधानी बनती है। विदेशी सहायता। कभी कभी पूछता है कि इटली के एकीकरण में वर्णन करे तथा इसमें विदेशी सहायता कहाँ तक चिरतार्थ है, उसका भी विवेचना करिए। तो इसमें विदेशी सहायता में है, इटली का एकीकरण बिना किसी विदेशी सहायता के संभव नहीं था। काबुल अपने प्रधानमंत्रित्व काल में विदेशी सहायता जुटाना अपना विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य बनाया था। 1859 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना की मदद ली। काबुल का कहना था कि हम चाहे या न चाहे हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है। इस प्रकार इटली के एकीकरण में फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों ने महत्वपूर्ण सहयोग किया। निष्कर्ष। एक दीर्घकालीन संघर्ष के बाद मेजिनी के नैतिक बल, काउंट काबुल की कूटनीति, गैरिबाल्डी की तलवार तथा असंख्य देशभक्तों के बलिदान से इटली के एकीकरण संभव हुआ, जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड जैसे विदेशी शक्तियों ने भी सहायता की। दोस्तों, इसमें आप इटली का मानचित्र बना सकते हैं, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति का जिक्र किया था, तो वहाँ भी हम जो विदेशी शक्तियों का प्रभाव है, वहाँ पे हम इस मानचित्र को दर्शा सकते हैं, ताकि हमारी उत्तर लेखन में और आकर्षक रूप से दिखने लगे। धन्यवाद दोस्तों।